नमस्कार साथियों। साहित्य की दो विधाएं प्रचलित हैं, गद्य हो या पद्य। गद्य आधुनिक काल की प्रमुख देन है। गद्य की अनेक विधाओं में निबंध विशेष विधा है। मुद्रण कला के विकास ने पत्र पत्रिकाओं के प्रचार प्रसार को अत्यधिक बढ़ा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप निबंध की लोकप्रियता और विविधता में वृद्धि होती गई। 19वीं सदी के छठे दशक में भारतेंदु युग में निबंधों का श्री गणेश हुआ। साथियों, ये भूमिका मैं बना रही हूं आपको गद्य का विकास कराते हुए निबंध के उद्भव और विकास पर बात करती हूं। भारतेंदु और उनके सहयोगी साहित्यकारों ने अपने विचार अभिव्यक्ति के लिए गद्य को जरिया बनाया। आधुनिक काल से पूर्व अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य न होकर कविता था। अब तक साहित्य के इतिहास में मैं आपको पढ़ाती रही हूं। पद्य में अवधि थी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, और ये लगातार आदिकाल हो, पूर्व मध्यकाल हो, उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल, ये पद्य अवधि और ब्रजभाषा का उपयोग होता रहा। गद्य में बहुत समय तक ब्रजभाषा का प्रयोग हो रहा था। खड़ी बोली अभिव्यक्ति का माध्यम 19वीं सदी में बनी और जिसका श्रेय नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने, विशेषकर भारतेंदु भी, साहित्य में खड़ी बोली भाषा के प्रयोग को विशेष बल दे रहे थे और गद्य को विचार की भाषा बना रहे थे। ठीक है, तो गद्य में चाहे वो पत्रकारिता हो, पत्रिकाएं हो, चाहे वो उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, तमाम क्षेत्रों में इसी खड़ी बोली का परिमार्जन और परिष्कृत रूप हम देखते हैं। तो साथियों, गद्य के विकास में निबंध का भी उतना ही योगदान है। निबंध का चरम विकास और उस पराकाष्ठा को स्थापित करने का श्रेय हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देते हैं। शुक्ल जी का व्यक्तित्व हिंदी निबंधों के विकास में केंद्र बिंदु है और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें मील का पत्थर भी हम लोग मानते हैं। बल्कि निबंध में हम उनके नाम पर ही निबंध के तमाम पड़ाव जो हम पढ़ेंगे, अब विकास की यात्रा करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से ही किया गया। शुक्ल से पूर्व शुक्ल युग और शुक्ल जी के बाद का युग। तो निबंध अगर आप देखें तो नी उपसर्ग और धा प्रत्यय है। बंध बांधने को कहते हैं, जोड़ा जाए, किसी तरह से जोड़ा जाए, बांधा जाए। तो किसी चीज को किसी के साथ जोड़ने, बांधने, लगाने की क्रिया, भाव या विचार निबंध है। यानी अच्छी तरह से गांठा हुआ, अच्छी तरह से बंधा हुआ पदार्थ, भाव, विचार निबंध है। ग्रंथ, लेख आदि लिखने का भाव भी इसी क्रिया से। निबंध साहित्यिक क्षेत्र में एक विचारपूर्ण, एक विवरणात्मक, विस्तृत लेख को भी कहा जाता है। किसी विषय विशेष पर सभी अंगों का, है ना, सभी अंगों का उस मौलिक और स्वतंत्र रूप से विवेचन किया जाए, वो निबंध है, जिसे अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं हम लोग। तो हर पद्यांश जो है, हर गद्यांश जो है वो उस भाव विचार को एक्सपेंशन देता है ना, उस मौलिक भाव विचार को एक्सपेंशन देता है और उसे स्वतंत्र रूप से विवेचित किया जाता है। निबंध का पूर्व स्वरूप आप देखें तो पहले संदर्भ, फिर रचना, फिर प्रस्ताव, फिर लेख, इस रूप में निबंध पाया जाता था। विकसित रूप में ये प्रबंध के रूप में है, ये लघु प्रबंध के रूप में है, ये शोध प्रबंध के रूप में है। किसी भी वाक्य का, भाव का, विचार का, संदेश का विस्तार और उसको व्यापक रूप देना, विचारों को बिना बिखराए हुए, है ना, व्यवस्थित रूप से बांधना, जोड़ना निबंध कहलाता है। इस व्यवस्था विशेष पर बल दिया जाए कि वो क्रम से हो, वो बंधी हुई हो, बिखरी हुई ना हो, वो निबंध है। साथियों, पाश्चात्य साहित्य शास्त्रानुसार निबंध की व्याख्या और उसका स्वरूप किया जाए तो परिभाषाएं बदलती हैं। वो कहते हैं कि निबंध सजीव होता है, लालित्यपूर्ण होता है, मर्यादित भी होता है। तो साहित्यिक भाषा में निबंध को अलग अलग रूपों में भी देखा गया है। आधुनिक निबंध के जन्मदाता
मोंटे उनका कथन है कि निबंध विचारों, उद्धरणों और कथाओं का मिश्रण होता है। मोंटे के अनुसार ही जॉनसन कहते हैं कि निबंध लेखन कला बहुत प्रिय साधन है, जिसे लेखन में जिस लेखन में न प्रतिभा है न ज्ञान वृद्धि की जिज्ञासा, वही निबंध लेखन में प्रवृत्त होता है। माने हल्की रचनाओं से आनंद लेने वाला पाठक उसे पढ़ता है। तो निबंध विचार प्रकाशन का गंभीर साधन तो है, पर व्यापक अर्थों में वो राजनीतिक, सामाजिक, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक विषयों के प्रतिपादक लेख के रूप में तैयार होता है। अब आप देखें कि निबंध का उद्भव और विकास, जब निबंध का आविर्भाव आधुनिक काल में हुआ, इससे पूर्व गद्य का विकास नहीं हुआ था। निबंधों के प्रचार प्रसार में मुद्रण यंत्र, पत्र पत्रिकाओं का प्रचलन और जो आधुनिक युग में यातायात के साधन बढ़े और विचारों का आदान प्रदान होने लगा, पत्रकारिता का आना या गद्य की अन्य विधाओं का आना, ये सब कुछ दरअसल भारतेंदु युगीन, हरिश्चंद्र पत्रिका, चंद्रिका, ब्राह्मण, सार सुधानिधि, प्रदीप आदि के प्रकाशन से निबंध के विकास को अत्यधिक योगदान मिला। प्रोफेसर जयनाथ नलिन ने भारतेंदु युग से आज तक के निबंध साहित्य के विकास काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग के रूप में निबंध को 4 कालों में, 4 युगों में बांटा। प्रसाद ने निबंध अवश्य लिखे, परंतु निबंध विधा में इतना महत्व उनका नहीं है कि उनके नाम से इस युग का नामकरण किया जाए। नलिन ने भी निबंध का चरमोत्कर्ष करने वाले कई निबंधों की पराकाष्ठा तक पहुंचाने वाले निबंध लिखे, और पर उन्होंने शुक्ल जी की उपेक्षा की। हाँ, जबकि निबंध को हम शुक्ल युग और शुक्ल पूर्व और शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग भी देख सकते थे। उस युग को निबंध शुक्लोत्तर युग का नामकरण दिया जा सकता था, जो वैज्ञानिक और अधिक उचित प्रतीत होता। निबंध काल को लेकिन हम गद्य के विकास में जब पढ़ते हैं तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग और शुक्ल युग के रूप में, यानी शुक्ल युग का नामकरण करके निबंध के विकास का विवेचन औचित्यपूर्ण रहा। हम इसी ढंग से इसका विस्तार करेंगे और इसकी विकास यात्रा तय करेंगे। भारतेंदु युग संवत 1930 से 1960 तक इस युग के प्रमुख निबंधकारों में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ही, बालकृष्ण भट्ट थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, बालमुकुंद गुप्त लिख रहे थे और राधाचरण गोस्वामी थे। इनके नाम उल्लेखनीय हैं। द्विवेदी युग में आप देखिए तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से प्रख्यात है ये युग, द्विवेदी युग में लेखकों ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में, चाहे फिर वो मिश्र बंधु हों, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हों, डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा हों, अध्यापक पूर्ण सिंह हों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिख रहे थे, बनारसी दास चतुर्वेदी, इन सब के नाम निबंध के क्षेत्र में उल्लेखनीय है। सन 1903 से द्विवेदी युग का प्रारंभ शुरू हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को विशेष योगदान दिया, और जैसा कि हम चर्चा भी करते रहे कि शुक्ल के नाम से निबंध के युगों का विभाजन होना चाहिए, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विषय, भाषा और शैली सभी दृष्टियों से हिंदी निबंध को उसकी चरम उत्कर्ष तक पहुंचा दिया। उन्हें उनकी पराकाष्ठा, चाहे वो भाव हो, विचार हो या जो संदेश पहुंचाया जा रहा था सहृदय समाज तक, वो उन्होंने उसको पराकाष्ठा प्रदान की। निसंदेह आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहा जा सकता है। ठीक, तो द्विवेदी युग के बाद निबंधों का जो विकास है, इन्हीं के व्यक्तित्व से पहचाना भी जा सकता है, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस युग का नामकरण किया गया। हिंदी निबंध के विकास की गति में तीसरे मोड़ का श्रेय जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह चिंतामणि विशेष रूप से लोकप्रिय हुई, विशेष ख्यात हुई। इसने पाठकों के समक्ष नए विचार, नई अनुभूतियां, नई अभिव्यक्ति और नई शैली उपस्थित की। इस युग के और अन्य निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा गुलाब राय थे, जयशंकर प्रसाद लिख रहे थे, सुमित्रा नंदन पंत,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शांति प्रिय द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामनाथ सुमन, माखनलाल चतुर्वेदी, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, वासुदेव शरण अग्रवाल, रघुवीर सिंह, ये सब उल्लेखनीय निबंधकार शुक्ल युग में रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो शुक्लोत्तर युग आया, शुक्ल परवर्ती युग जो रहा, जो निबंधकार रहे, वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका प्रमुख नाम आता है, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, जैनेन्द्र, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर सत्येंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी, विनय मोहन शर्मा, रामविलास शर्मा, डॉक्टर विश्वंभर मानव, प्रभाकर माचवे, कमलेश्वर, इलाचंद्र और भागीरथ मिश्र, ये सभी भी निबंध लिख रहे थे। निबंध इस शुक्लोत्तर युग में निबंध दो तरह के थे साथियों। एक ललित निबंध कहलाया। ललित निबंध उनको कहा जाता है जिनमें कला को या भाव के विचार के लालित्य को अधिक बल दिया जाता है। यह निबंध की एक नई विधा ही थी। लालित्य निबंध की विशेषता ये है कि प्रवृत्ति को माने वर्तमान समय में जो ये प्रवृत्ति थी उसको आधार बनाकर निबंध लिखा जा रहा था। निबंधकार अपने भावों को, अपने विचारों को बहुत सरस, मधुर और अनुभूतिजन्य जैसा भोगा और बहुत आत्मीय स्पर्श देकर और रोचक रूप में उसको प्रस्तुत कर रहे थे, इसलिए ये ललित निबंध कहला रहे थे। तो और इसका श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है ललित निबंध लिखने में। ललित निबंधों को गंभीर विश्लेषण, उबाऊ वर्णन और जटिलता से बचाया गया। ललित निबंधकारों में सबसे बड़ा नाम, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का था। उनके निबंधों में मानवतावादी जीवन दर्शन और संवेदनशीलता दोनों ही स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देते हैं। निबंधों में पांडित्य की कोई जगह नहीं है। गंभीर विवेचन, वर्णन, उलझाऊ और जिसको कहते हैं ना उबाऊ वर्णन या जटिल एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, ऐसा कुछ वहां नहीं है। निबंधों में पांडित्य के को बदलकर नवीन चिंतन दर्शन को दिखाने की कोशिश की गई। विचार और तर्क रहे, जैसे अशोक के फूल या कल्पलता, ये सभी ललित निबंध कहलाते हैं ना। कालिदास की लालित योजना, मैं कैसे नाम भूल सकती हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध संग्रह दरअसल बहुत ही प्रसिद्ध रहा और सराहा गया सहृदय समाज में। तो ये कुछ प्रमुख निबंध संग्रह इस दौर में आए। इसके अतिरिक्त ललित निबंधकारों में विद्यानिवास मिश्र जी थे, मेरे राम का मुकुट भीज रहा है, कुबेरनाथ राय थे, विवेकी राय थे, ये सभी नाम भी उल्लेखनीय हैं। विद्यानिवास मिश्र जी संस्कृत भाषा और साहित्य के उद्भट विद्वान थे। लोक साहित्य पर उनका जबरदस्त, लोक साहित्य पर भी उनकी पकड़ थी। साहित्य और लोक संस्कृति में उनकी गहरी पैठ थी, गंभीर विवेचक थे। शैली उनकी भावपूर्ण और बड़ी काव्यमय हुआ करती थी। उनका गद्य कवितामयी लगता था। तो वो सरस शैली, वो लोक का उसमें आना है ना, और तद्भव और तत्सम शब्दावली का आना, और उसको बड़ी गहराई से अपनी संस्कृति के तमाम जो खूबियां हैं उनके निबंध में बड़े भावपूर्ण ढंग से और बड़े काव्यमयी ढंग से, जैसा मैंने बताया कि विद्यानिवास मिश्र जी इसमें निपुण थे। उनके प्रमुख निबंध संग्रहों में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, या प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, या संचारिणी, लागो रंग हरी तथा तमाल, इस तरह के निबंधों की चर्चा हुई है। साथियों, जैसे मैंने बताया कि शुक्लोत्तर युग में निबंध के विकास में दो तरह के निबंध सामने आए। एक पहला रहा ललित निबंध और दूसरा व्यंग्य निबंध। ये व्यंग्यात्मक निबंध आज तक समकालीन दौर, इस समय तक चलते आ रहे हैं और इनकी प्रसिद्धि है और इनकी उपस्थिति लगातार दर्ज हो रही है। हिंदी साहित्य में चाहे वो भारतेंदु का जमाना था, व्यंग्य वहीं से प्रारंभ हो जाता है। ठीक, उसके बाद स्वातंत्र्योत्तर युग में भी व्यंग्य निबंध के अलग अलग पड़ाव देखने को मिलते हैं। स्वातंत्र्योत्तर युग में व्यंग्य
अपने नए रूप में थोड़ा बदल कर, थोड़ा परिवर्तित होकर आया। इसका सबसे बड़ा श्रेय हरिशंकर परसाई को जाता है। उन्होंने व्यंग्य को एक स्वतंत्र विधा बना दिया, माने व्यंग्य रचनाएं होने लगीं साहित्य की तमाम विधाओं में, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना। व्यंग्य को एकदम नई विधा हरिशंकर परसाई ने उसे स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित कर दिया। और व्यंग्य कोई स्वतंत्र विधा नहीं थी, ये शुरू हो गई थी अपने निबंध में, अपनी शैली में, निबंधों के साथ। व्यंग्य निबंधों में निबंधकार समाज की समस्याओं को, समाज की कुरूपताओं को, विसंगतियां जो हैं, जो विडंबनाएं हैं, उन पर उनको आधार बनाकर, उनको कंटेंट बनाकर उस कॉन्सेप्ट पर निबंध लिख रहा था। तो व्यंग्य से पाठक में एक नवीन दृष्टि है ना, तिलमिला जाने की, झुंझला जाने की, नाराज होने की, बेचैनी, प्रश्नाकुलता, जिज्ञासा बढ़ाने की, तो एक सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की बात की गई, और इसे हरिशंकर परसाई जी ने विशेष रूप से रखा। हिंदी व्यंग्य लेखकों में पहला नाम तो मैं बार बार जो हरिशंकर परसाई का ले रही हूँ, उसके बाद शरद जोशी हैं, रविंद्रनाथ त्यागी हैं, गोपाल प्रसाद व्यास हैं, बरसाने लाल चतुर्वेदी हैं, प्रभाकर माचवे हैं, बेढप बनारसी हैं, हरिश्चंद्र वर्मा हैं। ये सभी सामाजिक जागरूकता लाने के लिए और समाज के विशेष क्या कह सकते हैं, एक पैनी दृष्टि रख रहे थे समाज के कोने कोने पर, और व्यंग्य विधा में लिख रहे थे। हिंदी निबंध साहित्य ने थोड़े से समय में ही बहुत अधिक विकास कर लिया, पर्याप्त उन्नति कर ली। भारतेंदु युग से आज तक निबंध साहित्य लगातार क्या कह सकते हैं, मैच्योर होता गया, प्रौढ़ से प्रौढ़तर होता गया। कुछ निबंधकार पाश्चात्य निबंधकारों से प्रभावित होकर हिंदी साहित्य में भाषा और सौंदर्य की विहीनता का प्रतिपादन कर रहे थे। निबंध में अनुभूति मुख्य तत्व है। वर्तमान काल में निबंध में अनुभूति शून्यता आ रही है। निबंधकार साहित्यिक समस्याओं तक अपने को संकुचित करता जा रहा है। यानी जीवन जगत के जो और क्षेत्र हैं और क्षेत्रों पर भी उनकी पैनी नजर जानी चाहिए। अन्य परिस्थितियों पर, परिवेश को भी निबंध का विषय बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, और वो कोशिश अभी लगातार जारी है, और निबंध की भविष्य को लेकर हम आशान्वित हैं। बहुत शुक्रिया।